हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सांस्कृतिक परिवर्तन फर्स्ट, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका डीएससी 6 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 2 पुनर्जागरण के बारे में। तो स्टूडेंट, आज हम इतिहास के उस दौर में कदम रखने जा रहे हैं जिसे पुनर्जागरण यानी कि हमारा रीनाइसेंस कहा जाता है। यह हमारा वह समय था जिसने यूरोप को अंधकार में मध्यकाल से निकालकर ज्ञान, कला और मानवता की नई रोशनी में ला खड़ा किया था। तो चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे रीनाइसेंस का अर्थ है पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ। यह आंदोलन 14वीं से 16वीं शताब्दी में इटली से शुरू होकर पूरे यूरोप में फैला। तो स्टूडेंट, जो रिनाइसेंस है यानी कि पुनर्जागरण का अर्थ है रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म होना। तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच सबसे पहले इटली में इसकी शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे यह पूरे यूरोप में फैल गया था। इसके कई उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य था ग्रीक रोमन संस्कृति का पुनर्जीवन, यानी कि जो ग्रीक और रोमन संस्कृति थी उसको पुनर्जीवित करना, साथ ही मनुष्य और उसके अनुभव को केंद्र में रखना यानी कि मानवतावाद। तो इंसान और उसकी जो क्षमताएं है उसको केंद्र में रखना यानी कि मानवतावाद को बढ़ावा देना, और साथ ही कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन में नए दृष्टिकोण अपनाना। तो जो कला, साहित्य, विज्ञान होगा इनमें नया दृष्टिकोण अपनाना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। तो स्टूडेंट सोचिए, मानो सदियों बाद यूरोप की आत्मा ने कहा हो अब समय है जागने का। तो तभी से ही हमारा पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इतावली शहरों में समाज और राजनीति। तो अब हम बात कर लेते हैं इतावली शहरों में समाज और राजनीति के बारे में। तो स्टूडेंट, सवाल उठता है कि आखिर जो पुनर्जागरण है उसकी शुरुआत इटली में ही क्यों हुई। ऐसे क्या कारण थे जो जिन कारणों से जो पुनर्जागरण है उसकी जो शुरुआत है वो इटली में हुई। तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई क्योंकि उसके पीछे कई कारण थे, उन कारणों को देख लेते हैं। पहला कारण था, यह रोमन सभ्यता का केंद्र था। तो जो इटली था ये रोम और ग्रीक सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र माना गया था, इसलिए इसमें पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। दूसरा कारण आता है व्यापार और बैंकिंग के कारण यहाँ संपत्ति थी। तो जो व्यापार और बैंकिंग थी उसकी वजह से यहाँ पर समृद्धि थी, यहाँ पर संपत्ति थी। थर्ड आता है फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान और रोम जैसे शहर शक्तिशाली और स्वतंत्र थे। तो तीसरा कारण था जो हमारे ये फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान जैसे जो शहर थे ये स्वतंत्र और शक्तिशाली शहर थे, तो इसी कारण इसको रखा गया। तो यही थे कारण जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, जिन कारणों से जो पुनर्जागरण है उसकी शुरुआत इटली में ही हुई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वह आता है हमारा समाज में। अब हम बात कर लेते हैं समाज में क्या क्या कारण थे। तो समाज में था व्यापारी और बैंकर वर्ग कला और शिक्षा के संरक्षक बने। तो जो फ्लोरेंस का मशहूर मेंडिको परिवार है उसको आप याद कीजिएगा। तो मेडिकी परिवार था एक जिसने कलाकार और विद्वानों को संरक्षण दिया, और यह हमारा वही दौर था जब सामंती व्यवस्था कमजोर हुई और नए गणराज्य यानी कि नए जो रिपब्लिक थे वे मजबूत हुए। तो सामंती व्यवस्था कमजोर हुई, नगर पालिकाएं भी मजबूत हुई। तो ये तो हमारा समाज में हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो राजनीति में आता है।
राजनीति में हम देखते हैं राजाओं और नगर राज्यों के बीच शक्ति संघर्ष, लेकिन आर्थिक समृद्धि ने संस्कृति को पनपने दिया। तो स्टूडेंट, राजा और नगर राज्य आपस में संघर्ष करते रहे, लेकिन जो आर्थिक मजबूती थी उसने संस्कृति को एक नई उड़ान दे दी थी। तो यही थे हमारे कारण, जिस कारण इतावली शहरों में समाज और राजनीति हमने देखी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कला और साहित्य में मानवतावाद। तो अब हम बात कर लेते हैं कला और साहित्य में मानवतावाद के बारे में। तो सबसे पहले हम मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिज्म के जो अर्थ है उसको समझ लेते हैं। तो ईश्वर और धर्म से अधिक मनुष्य, उसकी क्षमता और अनुभव पर जोर। तो स्टूडेंट, जो रिनाइसेंस की आत्मा थी यानी कि जो पुनर्जागरण की आत्मा थी वो थी हमारी मानववाद। मानववाद यानी कि ईश्वर और धर्म से ऊपर इंसान और उसकी क्षमताओं पर ध्यान देना, उसको या मानवतावाद या मानववाद कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साहित्य में। साहित्य में हम देखेंगे दांते, जिसमें डिवाइन कॉमेडी थी। तो साहित्य में दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिखी, द डिवाइन कॉमेडी, ये हमारे दांते जी ने लिखी है। सेकंड पेत्रार्क है जिन्होंने ह्यूमनिज्म का जनक लिखा। तो पेत्रार्क को ह्यूमनिज्म का पिता या उसका जन्म भी कहा जाता है। थर्ड आते हैं हमारे बोकाचियो, जिन्होंने डेकामीरोन लिखी। तो बिकोचियो ने डेकामीरोन लिखी। तो यही थे हमारे साहित्य में। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वे कला में आते हैं। कला में देख लेते हैं, कला में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला में यथार्थवाद और सौंदर्य। लियोनार्डो दा वांची, मोनालिसा, द लास्ट सपर। तो जो लियोनार्डो दा वांची है उसने मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसी जो अमर चित्र करती है वे उसने बनाई। थर्ड है हमारी माइकल एंजिलो, जिसने सिस्टाइन चैपल डेविड की मूर्ति। तो माइकल एंजिलो ने डेविड की मूर्ति और सिस्टाइन चैपल की छत सजाई। साथ ही राफेल स्कूल ऑफ एथेंसिस, यानी कि राफेल ने स्कूल ऑफ एथेंसिस की चित्रित की। तो ये ऐसे कुछ चित्र है कला में जो कि बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं, आपसे पूछ भी लिए जाते हैं। तो आपको इन चित्रों के नाम और जिसने इनकी रचना करी उनके नाम आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट सोचिए, उस दौर की कला इतनी जीवंत थी कि आज भी हम उसी समय की जो धड़कन है वही हमें महसूस होती है। तो यही थे कारण हमारे कला और साहित्य में मानववाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विज्ञान और दर्शन शास्त्र में विकास। तो अब हम बात कर लेते हैं विज्ञान और दर्शन शास्त्र में विकास के बारे में। अब हम आते हैं विज्ञान और दर्शन पर। तो धार्मिक मान्यताओं की जगह तर्क और प्रयोग पर आधारित सोच। तो जो हमारा पुनर्जागरण है उसने कहा कि सत्य को जानने के लिए तर्क और प्रयोग जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम विज्ञान में इसका विकास देख लेते हैं। विज्ञान में सबसे पहले जो आता है वो हमारा आता है कोपरनिक्स। कोपरनिक्स का नाम सबसे पहले विज्ञान में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे कोपरनिक्स है। इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो कोपरनिक्स ने दिया हमारा हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में नहीं है। ये उन्होंने कोपरनिक्स ने साबित किया। सेकंड आए हमारे गैलीलियो, खगोल विज्ञान और दूरबीन। तो गैलीलियो ने दूरबीन बनाई और आकाश को नए नजरिए से देखा। थर्ड आए हमारे केपलर, ग्रहों की गति के नियम। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए। और साथ ही हमारे वेसालियस, शरीर रचना एंटोमी, यानी कि वेसालियस ने मानव शरीर का अध्ययन करके एनाटोमी में क्रांति की। तो यही थे हमारे विज्ञान में विकास, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा दर्शन में आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं दर्शन में। दर्शन में सबसे पहले फ्रांसिस बेकन, अनुभववाद। तो जो फ्रांसिस बेकन थे उन्होंने अनुभववाद को बढ़ावा दिया। मैकाइवले द प्रिंस, राजनीति धर्म और नैतिकता से अलग। और मैकाइवले ने द प्रिंस लिखकर जो राजनीति है उसको धर्म से अलग करने की एक सोच दी। तो ये वही दौर था जब इंसान ने प्रकृति, समाज और खुद को नए ढंग से समझना शुरू किया था। तो यही थे हमारे विज्ञान और दर्शन शास्त्र में विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इटली से परे, पुनर्जागरण। तो अब हम बात कर लेते हैं जो रिनाइसेंस है वो सिर्फ इटली तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे यूरोप में फैल गया था। तो पुनर्जागरण विचार पूरे यूरोप में फैले। सबसे पहले फ्रांस में साहित्य और कला में नई शैली। तो नए फ्रांस में नई साहित्यिक और कलात्मक शैलियां हमें देखने को मिली। जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग और धार्मिक सुधार। तो गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस और धार्मिक सुधार हमें जर्मनी में देखने को मिली। नीदरलैंड पेंटिंग, जैन वे ईक। तो नीदरलैंड में हमें जैन वे ईक जो पेंटिंग थी उसकी रचना देखने को मिली। इंग्लैंड में साहित्य, शेक्सपियर, थॉमस मोर, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। तो हर देश ने इसे अपनी संस्कृति और प्रस्तुतियों के अनुसार अनुसरण किया है। तो हर जो भी देश था
हर एक देश ने अपनी संस्कृति और परिस्थिति के अनुसार इसको ढाल लिया है अपने। यानी कि जो पुनर्जागरण था उसने यूरोप की साझा धरोहर वो बन गया था। तो यही था हमारा इटली से परे पुनर्जागरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पूरे चैप्टर का ओवरऑल एक छोटा सा सारांश आता है। अब हम बात कर लेते हैं सारांश के बारे में। सारांश में हम देखेंगे पुनर्जागरण ने यूरोप को मध्यकालीन परंपराओं से निकालकर आधुनिक युग की ओर बढ़ाया। तो स्टूडेंट, हम अगर संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं जो हमारा पुनर्जागरण है वह एक आंदोलन था जिसने कि मानवतावाद को जन्म दिया, यथार्थवादी कला और साहित्य को बढ़ावा दिया, विज्ञान और तर्क पर आधारित सोच विकसित की और साथ ही शिक्षा और ज्ञान का विस्तार किया। तो यह काल आगे चलकर धार्मिक सुधार और वैज्ञानिक क्रांति का कारण बना। तो ये जो आंदोलन था या ये जो काल था यही आगे चल के रिफॉर्मेशन यानी कि धार्मिक सुधार और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का कारण भी बना। सच में अगर जो हमारा पुनर्जागरण है अगर वो न हुआ होता तो जो आधुनिक यूरोप है आज वो शायद वैसा ना होता जैसा हम आज देखते हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा पुनर्जागरण की कहानी, एक ऐसा पुनर्जन्म जिसने की पूरी दुनिया को बदल दिया। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही थी हमारी सेकंड यूनिट जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।